हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम आधुनिक इतिहास को कवर करने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास और क्षेत्रीय राज्य जो होंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो इन सभी के प्रश्न को हम आज कवर करेंगे। और ये हम पूरा का पूरा सेट जो चला रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ वगैरह जितना भी होता है एग्ज़ाम, सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो ऑल बटन है उस पर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग कहीं भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, तो इन सभी पर आप अपने लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, आज वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा जूम कर लेते ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में तो पहला टॉपिक होगा यूरोपियन कंपनियां। ठीक है, तो ऑनलाइन परीक्षा 2016 वाला है, ये सुमेलित किया गया है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। तो किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो आंसर होगा पुर्तगालियों ने। 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? आंसर होगा वास्को डी गामा ने। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आंसर होगा वास्को डी गामा ने। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था? तो आंसर होगा फ्रांसीसी को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त की थी? आंसर होगा बीजापुर के सुल्तान से। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस धातु वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो आंसर होगा मसाला ने। अगला है, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो आंसर होगा बक्सर का युद्ध। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? आंसर होगा हेक्टर मुनरो ने। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? आंसर होगा 1608 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो आंसर होगा गेहूँ। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और डैश में दूसरा कारखाना स्थापित किया? आंसर होगा दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में, पहला सूरत में स्थापित किया था। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा बुरघेर। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में जो होता है डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों को वंशज को क्या कहते हैं? बुरघेर कहा जाता है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है यूरोपियन कंपनियों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? आंसर होगा फोर्ट विलियम। बर्दवान जिले के एक जमींदार सुभाष सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीब उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती कलिकाता और गोविंदपुर नामक तीन गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी था? तो आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्प में क्या होगा? हेक्टर नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन उसी जहाज के बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो आंसर होगा मसूलीपट्टनम। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, विमलीपट्टनम, चिनसूरा, कासिम बाजार, पटना और बालासोर आदि थे। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा कासिम बाजार में। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। पाँचवा नंबर है,
अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सी हो जाएगा सूरत पहले सूरत, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई, चौथा कलकत्ता। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थान के अनुसार यानी कि ईस्वी वाइज यहाँ पर किया गया है। तो पहला नंबर होगा सूरत में 1613, मद्रास 1639, बम्बई 1687, कलकत्ता 1698। छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? आंसर हो जाएगा गोवा। प्रारंभ में अल्फोंसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। सातवां नंबर प्रश्न है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेज को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 8वां नंबर प्रश्न है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमेरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। 9वां नंबर है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए? तो आंसर हो जाएगा जमेरिन। यहाँ पर जमेरिन था। 10वां नंबर है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। 11 नंबर है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले थे, तो कौन हो जाएगा? आंसर पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा से 1961 ईस्वी में गए। 12 नंबर प्रश्न है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो आंसर होगा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता और 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। 13 नंबर प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो आंसर हो जाएगा कैलिको। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। 14 नंबर हो जाएगा गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। पंद्रह नंबर है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो आंसर हो जाएगा चाय। अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, राजस्व एवं कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना, संयुक्त प्रांत में तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। 16 नंबर है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो आंसर हो जाएगा चावल। अपनी साम्राज्यवादी नीति अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग किए, जिसमें अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत करने एवं ब्रिटेन को निर्यात हेतु कृषकों का अधिक से अधिक शोषण शामिल रहा, जिससे उन्हें आय के साथ साथ फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता अनुसार वो कृषकों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते रहे थे।
करते थे, और जैसे पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास तथा मद्रास में चावल की खेती प्रमुख रही। अब अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य का ऑनलाइन परीक्षा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। आंसर हो जाएगा मीर जाफर। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरू की थी? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा मैसूर का। प्लासी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा लाहौर। सिख खालसा सेना किसके शासक के तहत बनाई गई थी? तो आंसर होगा रंजीत सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो आंसर होगा गुरु तेग बहादुर के। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो आंसर हो जाएगा 5वां। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, तो आंसर होगा पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? आंसर होगा नांदेड़। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? आंसर होगा अहमद शाह प्रथम। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ को। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? आंसर होगा तीसरा। हम्पी किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक में। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? आंसर होगा हैदर अली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? आंसर होगा 4। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? आंसर होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? आंसर होगा अलवर्दी खान ने। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? आंसर होगा बंगाल। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किससे प्राप्त हुई? उसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। किस सिख गुरु ने अपने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? आंसर होगा गुरु रामदास ने। अब इसका ऑब्जेक्टिव है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहोली प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। दूसरा नंबर प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह ने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लाहोगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। तीसरा नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? आंसर हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान वर्तमान के तलवंडी यानी कि पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता था तथा माता का नाम तृप्ता देवी थी। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा तलवंडी में। 5वां नंबर है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर होगा गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनवाई। 6वां नंबर है, किस सिख गुरु को गुरु ने स्वयं बादशाह कहा था? आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। 7वां नंबर है, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन सा था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। 8 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो आंसर होगा अमृतसर। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इसका शासनकाल 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक था। 8 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा जामौन शाह ने। 1798 ईस्वी में जमौन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भेजवा दिया। बदले में जमौन शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राजा की उपाधि उसे जमौन शाह ने प्रदान
किया था। 10वां नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? आंसर हो जाएगा विलियम विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। 11 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक में से कौन था? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1793 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने मोती हीरे जवाहरात एवं विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने और सिक्के जारी चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लड़ाई में मुगल मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो आंसर होगा करनाल में। 13 नंबर प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सआदत खां। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिमी में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां यानी कि बुरहानुल्मुल्क था। 14 नंबर है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के मध्य के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण साथ ही को हैदर अली की मृत्यु हो गई। 15 नंबर है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। 16 नंबर प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला खां कहाँ के नवाब थे? तो आंसर हो जाएगा बंगाल के। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। 17 नंबर प्रश्न है, तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? इसमें यह होगा कि इसमें बहुत सारे अंग्रेज को पैक कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कालकोठरी ब्लैक होल त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। इसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद कर दिया गया, तो जिसके परिणाम स्वरूप उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। 18 नंबर है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में घटित हुई थी। 19 नंबर है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो आंसर हो जाएगा मीर जाफर। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेनानायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। 20 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। 21 नंबर प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। 22 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो आंसर हो जाएगा 1849। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। 23 नंबर है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष को चीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापक को देखते हुए विकल्प ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? आंसर हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। वांडेवास का युद्ध
1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, इसमें जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता भारत से कट गया तथा अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया। 25 नंबर प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ? तो आंसर होगा पहला नंबर वांडीबास की लड़ाई। देखिए स्टूडेंट्स, अब आज हम यहाँ तक कवर कर लिए क्षेत्रीय राज्य, ठीक है। कल हम जो है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।